2025 में राम जन्मभूमि के ऊपर श्रेष्ठ राम मंदिर बनने के बाद फिर इस दिशा को और गति प्राप्त होने वाली है। रामलला कब टाट से निकलकर ठाठ में रहेंगे, यही सवाल हर राम भक्त पूछ रहा था। धर्म संसद से लेकर सड़क तक संत समाज पूछ रहा था। अयोध्या की कार्यशाला में पत्थर तलाशने में जुटे कारीगर पूछ रहे थे। अयोध्या के मुसलमान पूछ रहे थे। रामलला जहाँ विराजमान है वहाँ मंदिर बन जाए, दक्षिणी हिस्सा में मस्जिद बन जाए, दोनों चीज बन जाए ताकि हिंदू मुसलमान गले मिल जाए। और अयोध्या का मसला है, अयोध्या के लोग तय करें। तो क्या इस सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट के फैसले में नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से मिली एक तारीख और उस तारीख से जुड़ी सोमनाथ मंदिर की कहानी में छिपा है? उस समय भी विरोध हुआ, आज जैसे मंदिर को विरोध था उस समय भी विरोध हो रहा था। नहीं बनेगा यहाँ पर स्मारक। क्या सरदार पटेल के फॉर्मूले से राम मंदिर बनाने का प्लान बी रेडी है? क्या रामलला के टाट से हटकर ठाठ में रहने का वक्त आ गया है? क्या वो आखिरी तारीख सामने आ गई जब तिरपाल की इन तस्वीरों के बजाय पूरी दुनिया रामलला को भव्य मंदिर में विराजमान देखेगी? हमारे रामलला अभी टाट में बैठे हैं, इसलिए प्रधानमंत्री जी हमारे रामलला को टाट के मंदिर में विराजमान कर दो, आप काल जयी हो जाएंगे। आप सोच रहे होंगे ऐसा होगा तो कैसे होगा? रामलला का भव्य राम मंदिर कैसे बनेगा? तंबू से निकलकर भव्य मंदिर में कैसे रहेंगे रामलला? आज अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से जुड़े हर सवाल का जवाब मिलेगा। आज आपको पता चलेगा कि अयोध्या में राम मंदिर की नींव में पहली रामशिला कब रखी जाएगी। आज आपको पता चलेगा भव्य मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए भक्तों को 2025 तक क्यों इंतजार करना होगा। आज ये सच भी आपके सामने होगा कि अयोध्या के कार सेवकपुरम में राम जन्मभूमि न्यास की कार्यशाला में भव्य राम मंदिर के कितने पत्थर तैयार हैं और कितने पत्थरों की तराशी बाकी है। वो कौन सा प्लान है जो 6 साल में भव्य राम मंदिर बनवा देगा? ये कानून से बनेगा या कोर्ट से बनेगा? इस सवाल का जवाब भी आज आपको मिलेगा। टाट से हटकर ठाठ में रहेंगे रामलला। भव्य मंदिर में दर्शन की तारीख आ गई। सोमनाथ की तर्ज पर बनेगा राम मंदिर। संघ का ऐलान 2025 तक राम मंदिर रेडी। 2025 तक अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा। टाट से हटकर भव्य मंदिर में विराजमान होंगे भगवान राम। इसका ऐलान कुंभ नगरी प्रयाग में आए आरएसएस के सरकार्यवाह भैयाजी जोशी ने किया। मामला सुप्रीम कोर्ट में है और अब तक रामलला को सिर्फ तारीख पर तारीख मिली है। ऐसे में 2025 तक राम मंदिर का निर्माण कैसे पूरा होगा? क्यों भैयाजी जोशी ने कहा कि निर्माण किसी भी वक्त शुरू हो सकता है? दिल्ली में 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठेगी। तय होगा कि रामलला को तारीख मिलेगी या फिर सुनवाई होगी। लेकिन दिल्ली से दूर, अयोध्या से दूर, कोर्ट के फैसले से पहले प्रयागराज में भव्य मंदिर के बनकर तैयार होने की तारीख सामने आ गई। ऐलान किया संघ के सरकार्यवाह भैयाजी जोशी ने। वर्तमान सरकार इसके लिए पहल करेगी, करनी चाहिए, अन्यथा यह विषय थोड़ा और न्यायालय द्वारा लंबित हो रहा है। न्यायालय भी इस भावनाओं को समझकर इसमें पहल करे। 2025 आते आते राम मंदिर का काम पूरा होता हुआ हम देखेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। सुना आपने, 2025 तक यानी 6 साल के अंदर राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर बन जाएगा।
लेकिन ये होगा कैसे? इसका जवाब भी सुनिए। इस देश में सोमनाथ मंदिर का निर्माण हुआ 1952 में जी। उसके बाद देश में परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, देश कई दिशाओं में आगे बढ़ा। अब यहाँ का समाज सारा चाहता है कि यहाँ मंदिर का निर्माण हो, और हमारा विश्वास है कि राम मंदिर के निर्माण के बाद देश में एक अलग प्रकार की गति आएगी, देश विश्वास के साथ खड़ा होगा, और इसलिए ये जल्दी से जल्दी हो, ये हम सबकी इच्छा है। ये पहला मौका है जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर के बनकर तैयार होने की तारीख बताई गई है, वरना अब तक कोर्ट के बाहर अयोध्या विवाद सुलझाने की कोशिश हुई, सरकार से कानून बनाकर राम मंदिर बनाने की मांग उठी, लेकिन कोई तारीख नहीं रखी गई। यहां तक कि संत समाज की धर्म संसद में भी भव्य राम मंदिर के निर्माण शुरू कराने की हुंकार भरी गई। अगर जरूरत पड़ी तो सरयू के जल को अपने रक्त से लाल करना पड़े तो ना डरो कार सेवको। राम जन्मभूमि हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अब ढुलमुल नीति को छोड़ना होगा, अब याचना नहीं तो रण होगा। बनेगा राम का मंदिर, कोई ना रोक पाएगा, गली कूचे में राघव का भी नारा तुम लगाओगे। राम मंदिर को लेकर जो आवाज संत समाज ने बुलंद की, जो इच्छा कई दशकों से हर राम भक्त कर रहे हैं, उसी भावना को समझते हुए कानूनी प्रक्रिया में रोड़ा डाल रहे कांग्रेस के वकीलों से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी। कहा था कोर्ट में अयोध्या विवाद को अटकाना और भटकाने का काम बंद होना चाहिए। हमने भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा है कि संविधान की मर्यादाओं में हम इसका समाधान करेंगे। इस बात का कोई इनकार नहीं कर सकता है कि आज़ादी के 70 साल बाद सरकारों में बैठे हुए लोगों ने इस मसले को रोकने के लिए भरपूर प्रयास किया है। आज भी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। एक प्रकार से पूर्णता के किनारे पर आकर के बैठा हुआ है। मैं कांग्रेस के साथियों से विशेष रूप से विनती करता हूं, देश की शांति, सुरक्षा, भाईचारे के लिए आग्रह करता हूं कि वे उनके अपने वकीलों को कोर्ट के अंदर इस मसले में रुकावट डालने वाले एजेंडा से बाहर निकालें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये साफ कर चुके हैं कि अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद ही सरकार कोई कदम उठाएगी, यानी फैसला पक्ष में आया तो राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा, और अगर पक्ष में नहीं आया तो कानून बनाकर राम मंदिर निर्माण का रास्ता खुला है। अयोध्या विवाद देश का सबसे पुराना और सबसे उलझा हुआ मसला है। एक तरफ कई दशकों से रामलला को टेंट से भव्य मंदिर में विराजमान करने के लिए कानूनी लड़ाई जारी है, तो दूसरी तरफ भव्य राम मंदिर के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले पत्थरों की तराशी का काम 1990 से चल रहा है। हम आपको उस कार्यशाला के अंदर लेकर चलेंगे जहां तैयार हो रहे पत्थरों से राम मंदिर बनेगा। आपको बताएंगे कि जब राम मंदिर बनेगा तो कैसा दिखेगा, ये भी बताएंगे कि सोमनाथ मंदिर की तर्ज पर राम मंदिर बनाने की मांग में आखिर दम कितना है। पहले कहानी उस रामशिला की जो भव्य मंदिर के लिए सबसे पहले रखी जाएगी। तस्वीरें अयोध्या के कार सेवकपुरम की कार्यशाला की हैं, जहां राम मंदिर के लिए पत्थर तराशे जा रहे हैं। कोई मंदिर की छत में इस्तेमाल होने वाले पत्थरों को तराशने में लगा है, तो कोई मंदिर का पिलर। यहां राजस्थान से लाए गए इन पत्थरों को गुजरात के कारीगर तराश रहे हैं। राम जन्मभूमि न्यास के मुताबिक राम मंदिर के गर्भगृह, सिंह द्वार और रंग मंडप के पत्थर तराशे जा चुके हैं। भव्य मंदिर के लिए 100 से भी ज्यादा पिलर भी तैयार हैं। अयोध्या मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, लेकिन अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने की जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। इस समय हम कार सेवकपुरम की कार्यशाला में हैं और इसमें राम मंदिर के लिए पत्थर तराशे जा रहे हैं। अलग अलग चीज मंदिर के यहाँ पे बनाई जा रही है। आपको हम देख रहे हैं, आप तराशने का काम कर रही हैं। जो आप बना रहे हैं ये क्या है? ये छत का पत्थर है और छत का पत्थर बना रहे हैं हम। छत में लगेगा ये पत्थर।
ये कहाँ का पत्थर है? ये पिलर के ऊपर लगेगा। राम मंदिर बनाने के लिए अब तक 1,25,000 स्क्वायर फीट पत्थर अयोध्या आ चुका है और इस मॉडल के हिसाब से राम मंदिर बनाने के लिए अभी 75,000 स्क्वायर फीट पत्थर की जरूरत और होगी। राम मंदिर के लिए इस कार्यशाला में 1990 से पत्थर आ रहे हैं, लेकिन अखिलेश सरकार ने पत्थर लाने पर रोक लगा दी थी। लेकिन प्रदेश में योगी सरकार के आने के बाद एक बार फिर से कार्यशाला गुलजार हो गई है। अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद कैसा और कितना भव्य दिखेगा, मंदिर की पहली शिला से लेकर आखिरी नक्शे तक मंदिर में कहां भगवान राम विराजमान होंगे, कहां माता जानकी बैठेंगी, कहां लक्ष्मण और हनुमान बैठेंगे, आज आप देखेंगे। अयोध्या में राम मंदिर बनेगा तो कैसा दिखेगा, राम मंदिर के कितने तले होंगे, राम मंदिर में कितने खंबे होंगे, हर खंबे पर कितनी मूर्तियां होंगी, राम मंदिर का कितना काम मुकम्मल हो चुका है, अवधपुरी में राम मंदिर की कैसी तैयारी है, राम मंदिर की भव्यता की एक एक तस्वीर आप देखेंगे। यानी 2025 तक कैसा राम मंदिर बनेगा, आज आप देख लेंगे। ये दरअसल वो मॉडल है अयोध्या में प्रस्तावित राम मंदिर का, जहां आप देख सकते हैं कि शुरुआत अगर बात किया जाए तो 50 सीढ़ियों से शुरुआत होगी। कोई भी भक्तजन जब यहाँ से जाएगा मंदिर में दर्शन करने के लिए तो इन 50 सीढ़ियों के जरिए होता हुआ जाएगा। उससे पहले एक बहुत बड़ा सा बाग बना होगा, बागीचा बना होगा, हरियाली होगी, ताकि लोग जब यहाँ पर एंटर करेंगे, प्रवेश करेंगे तो उन्हें हरियाली को भी देखने का मौका मिले। उसके बाद 50 सीढ़ियों के साथ लोग अंदर घुसेंगे और आप सामने जो देख सकते हैं, जो पिलर नज़र आ रहा है, 106 पिलर होंगे एक फ्लोर पे। टोटल 2 फ्लोर का ये प्रस्तावित मंदिर है। मॉडल पूरी तरीके से तैयार है। 106 पिलर होंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर एक पिलर पर लगभग 16 मूर्तियां बनाई जाएंगी, कुरेदी जाएंगी भगवान की, जो कि इस तरीके का होगा ये भव्य राम मंदिर। यानी कि फर्स्ट फ्लोर पे भी, यानी कि पहले तल पर 106 पिलर और दूसरे फ्लोर पे 106 पिलर, यानी कि अगर दोनों फ्लोरों की बात किया जाए तो लगभग 212 पिलर होंगे इस भव्य राम मंदिर में। साल 1990 से अयोध्या के कारसेवकपुरम में राम जन्मभूमि न्यास की कार्यशाला में राम मंदिर निर्माण का काम हो रहा है। उसी कार्यशाला में एक शीशे के बॉक्स में प्रस्तावित राम मंदिर का लकड़ी का वो मॉडल रखा है, जिसकी तर्ज पर राम मंदिर जब बनकर तैयार होगा तो ठीक वैसा ही लगेगा। राम मंदिर का मॉडल जितना भव्य है, उससे कहीं ज्यादा भव्य उस पर की गई कारीगरी है। जो यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे, जो लोग आएंगे दर्शन करने के लिए, उनके लिए महत्वपूर्ण बात यह होगी कि जो पहला तल होगा, फर्स्ट फ्लोर होगा, जो कि अभी आप इस कैमरे में देख सकते हैं, इस फर्स्ट फ्लोर पे भगवान रामलला को विराजमान किया जाएगा। भगवान रामलला की जो दिव्य प्रतिमा होगी, गर्भगृह होगा, वो दरअसल फर्स्ट फ्लोर पे होगा। और जो सेकंड फ्लोर है, यानी कि ये जो पूरा हिस्सा है दूसरे तल का, इस हिस्से में दरअसल राम दरबार लगेगा, जहाँ पे सभी लोगों को, क्योंकि राम भगवान के साथ रहे हैं, माता सीता हों, लक्ष्मण जी हों, हनुमान जी हों, सभी लोगों को सेकंड फ्लोर पर स्थान दिया जाएगा। फर्स्ट फ्लोर पर सिर्फ और सिर्फ रामलला विराजमान होंगे। अब सवाल यह है कि इस मॉडल में क्या खास है, ऐसा क्या है जिससे जब राम मंदिर बनकर तैयार होगा तो दुनिया में उसकी कारीगरी अपने आप में एक मिसाल कायम करेगी। इसकी हर जानकारी बेहद रोचक है। दरअसल अयोध्या में इसी मॉडल की तरह राम मंदिर बनाने की तैयारियां चल रही हैं। बनने वाला मंदिर 268 फुट लंबा, 140 फुट चौड़ा होगा। जमीन से लेकर शिखर तक मंदिर 128 फीट ऊंचा होगा। राम मंदिर बेहद विशाल और 2 तलों पर बनाया जाएगा। मंदिर के सभी तलों पर 106 बेहद खूबसूरत खंबे होंगे। मंदिर में लगाए जाने वाले हर खंबे पर 16 मूर्तियां होंगी। कारीगरों ने इन पर नक्काशी का काम पूरा कर लिया है। एक पिलर के अंदर 16 मूर्ति होगी, 212 पिलर होंगे, सब पिलर के अंदर 16 मूर्ति होगी। कार्यशाला में मौजूद अधिकारियों से बातों बातों में हमें ये भी पता चला कि प्रस्तावित राम मंदिर के लिए पत्थरों की नक्काशी का 50% काम पूरा हो चुका है। और तो और निर्माण के लिए तराशी गई ईंटें तक तैयार है। इसका मतलब है कि प्रभु राम के भव्य मंदिर की पहली मंजिल का काम तकरीबन पूरा हो चुका है। इंतजार है तो भूमि के मालिकाना हक में फैसले का।
सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जो कार्य है वो कहाँ तक पहुँचा है, कितना कार्य आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है? ये माना जाए कि एक फ्लोर कंप्लीट कर लिया गया है? हाँ, एक फ्लोर हमारे पास कंप्लीट है। दूसरा फ्लोर अगर हम ऑर्डर आ जाएगा तो इतना पत्थर वहाँ लगेंगे, उसके बाद दूसरा पत्थर बनाने को चालू हो जाएगा। कार्यशाला के अधिकारियों के मुताबिक मंदिर की पहली मंजिल का काम तकरीबन मुकम्मल हो गया है, लेकिन कारसेवकपुरम में राम जन्मभूमि न्यास की कार्यशाला में मंदिर निर्माण का काम धीमा हो चुका है। ऐसा कोश कारीगरों और शिल्पकारों की तादाद कम होने से हुआ है। फिलहाल आपके पास कितने लोग काम कर रहे हैं और कितने? एक ही कारीगर है, 2-3 लेबर है। और अब जो ऑर्डर आ जाएगा, क्योंकि इतनी अब जगह भी नहीं थी हमारे पास पत्थर रखने की और पैसा भी खत्म हो गया था, इसलिए आज भी कम कर दिया गया। हमें यह भी बताया गया कि साल 1990 में जब अयोध्या के कारसेवकपुरम कार्यशाला में प्रस्तावित राम मंदिर के लिए पत्थरों को तराशने का काम शुरू हुआ था, उस वक्त राम मंदिर निर्माण में लगे मजदूरों की संख्या 150 थी। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मंदिर निर्माण का काम होता था। महज अमावस्या के दिन मंदिर निर्माण कार्य को बंद किया जाता था। पत्थरों को तराशने के बाद कारसेवकपुरम की विशाल कार्यशाला परिसर में खुले मैदान में रखा गया। यहाँ आने वाले इन पत्थरों में भगवान राम की महिमा को महसूस करते हैं। ईंट, पत्थर और शिलाओं के अलावा यहाँ अलग अलग रंग के ठीक वैसे ही खंबे हैं जो ठीक इसी मॉडल की तरह तैयार किए गए हैं राम मंदिर निर्माण के लिए। कारीगर क्या कुछ कम हो गए हैं, कुछ लोगों की कमी हो गई क्या यहाँ पे? ऐसा है कि कारीगर तो आते जाते रहते हैं और वैसे भी अब पत्थर काफ़ी बन चुका है और दूसरी बात यह है कि अभी पत्थर काला पड़ रहा है तो उसको सफाई करना पड़ेगा, उसी हिसाब से कारीगर कम है। जाहिर है अवधपुरी में जैसा प्रस्तावित राम मंदिर बनाने की तैयारियां चल रही हैं, उसके जर्रे जर्रे में राम का नाम है। राम की महिमा के साक्षात दर्शन हैं। क्या सोमनाथ मंदिर की तर्ज पर राम मंदिर बनाया जा सकता है? आखिर सोमनाथ मंदिर का निर्माण कैसे हुआ था? क्यों बार बार राम मंदिर विवाद को सुलझाने के लिए सोमनाथ का जिक्र किया जाता है? 1952 में सोमनाथ मंदिर की स्थापना के साथ देश गति से आगे बढ़ा। 2025 में राम जन्मभूमि के ऊपर श्रेष्ठ राम मंदिर बनने के बाद फिर दिशा को और गति प्राप्त होने वाली है। आरएसएस के सर कार्यवाहक भैयाजी जोशी अतीत के उस पन्ने को पढ़ रहे हैं जिसे सरदार पटेल ने सोमनाथ मंदिर बनवाने के लिए लिखा था। भैयाजी जोशी ने यह भी याद दिलाया कि सोमनाथ मंदिर के निर्माण से भारत की समृद्धि में तेजी आई और अब 2025 में जब राम मंदिर बनकर तैयार होगा तो एक बार फिर भारत का चौमुखी विकास होगा। तो क्या सोमनाथ की तर्ज पर राम मंदिर का निर्माण मुमकिन है? क्यों भैयाजी जोशी से पहले उमा भारती ने यही मांग रखी थी? इसे समझने के लिए सोमनाथ मंदिर के इतिहास को खंगालना होगा। दरअसल सोमनाथ मंदिर के निर्माण को 15 मार्च 1950 को भारत सरकार और तत्कालीन रियासत सौराष्ट्र सरकार ने मंजूरी दे दी थी। मंजूरी के पीछे था सरदार पटेल का बड़ा फैसला। सोमनाथ मंदिर को लेकर हिंदुओं की जनभावना को देखते हुए सरदार पटेल ने न तो राय मशविरा किया और न ही अदालत के आदेश का इंतजार किया, बल्कि संसद में एक प्रस्ताव लाकर मंदिर का निर्माण करा दिया था। ये बात किसी से छिपी नहीं कि इस वक्त सोमनाथ में जो भव्य मंदिर खड़ा है उसे भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनवाया था। इतिहास के पन्नों को पलटने पर पता चलता है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ मंदिर पर न सिर्फ कई बार विदेशी आक्रांताओं ने हमला किया, बल्कि उसे साल 1026 में महमूद गजनवी ने नष्ट कर दिया था, क्योंकि उस वक्त हिंदुओं की आस्था के सबसे बड़े केंद्र में से एक था सोमनाथ मंदिर। गजनवी के हमले के बाद गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने इसका निर्माण कराया। साल 1297 में जब दिल्ली सल्तनत ने गुजरात पर कब्जा किया तो इसे फिर गिराया गया। मुगल बादशाह औरंगजेब ने 1706 में सोमनाथ मंदिर को गिरा दिया। कहते हैं कि सोमनाथ मंदिर का बार बार खंडन और जीर्णोद्वार होता रहा। इस बात के प्रमाण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को खुदाई से मिले। खुदाई में कई मूर्तियां और गोलाकार शिवलिंग मिले। यही वजह थी कि भव्य मंदिर की मांग उठने लगी। तब सरदार पटेल ने कहा था कि हिंदू भावनाएं इस मंदिर को लेकर मजबूत हैं, बड़े पैमाने पर फैली हुई हैं। ऐसे में उन्होंने तय किया कि मंदिर का निर्माण कराया जाए। लेकिन महात्मा गांधी का सुझाव था कि मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए सरकार कोई आर्थिक मदद नहीं देगी। इसके बाद जनवरी 1949 में एक ट्रस्ट का गठन हुआ। साल 1949 में करीब 25 लाख रुपए जमा किए गए और मंदिर का निर्माण शुरू किया गया।
भारत सरकार ने 15 मार्च 1950 को मंदिर की नींव का पत्थर रखा और 8 मई 1950 को मंदिर निर्माण का काम शुरू करते हुए यहीं नंदी को स्थापित किया गया। 11 मई 1951 को तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की मौजूदगी में शिवलिंग स्थापना समारोह किया गया। इस दौरान देश भर से हजारों लोग वहां मौजूद थे। मंदिर निर्माण चालुक्य शैली के आर्किटेक्चर में किया गया, जिसमें बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया। यही वजह है कि इसी तरह कानून बनाकर राम मंदिर का निर्माण कराने की मांग उठती है। राम मंदिर निर्माण के सोमनाथ फॉर्मूले के बाद अब बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शॉपिंग की। प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद शॉपिंग फेस्टिवल का उद्घाटन करने पहुंचे थे, लेकिन वहां लोगों को मोदी का बिल्कुल अलग अंदाज दिखा। मोदी वहां पर शॉपिंग करते नजर आए। प्रधानमंत्री ने क्या क्या खरीदा, ये देखिए। कभी कुर्ता देखते, कभी जैकेट पसंद करते, कभी आम आदमी की तरह दुकानदार से दाम पूछते देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी के आम अवतार वाली ये तस्वीरें बिल्कुल अलग और अनोखी हैं, जो सबको हैरान करती हैं। खुद को जमीन से जुड़ा नेता कहने वाले मोदी जब अहमदाबाद के शॉपिंग फेस्टिवल का उद्घाटन करने पहुंचे तो इस मेले में मौजूद लोगों के साथ साथ पूरे देश को उनका एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। हर मौके और मंच पर खादी पहनने की वकालत करने वाले पीएम मोदी खादी ग्रामोद्योग के स्टॉल पर पहुंच गए। मोदी को देखकर दुकानदार हैरत में पड़ गए। मोदी ने कुछ पूछा, क्या पूछा और क्या कहा ये बाद में जानिएगा, लेकिन पीएम के कुछ बोलते ही वहां मौजूद सेल्समैन ने खादी के कपड़े दिखाने शुरू कर दिए। सामने एक मोदी जैकेट रखी थी। दुकान के मालिक मोदी को इसकी खूबियां बता रहे थे और वो खामोशी के साथ गौर से सुन रहे थे। पीएम 2 कदम आगे बढ़े तो इस महिला ने मोदी के पसंदीदा खादी के कुर्ते खोलकर उनके सामने रख दिए। मोदी ने सफेद कुर्ता देखा, क्रीम कलर का कुर्ता देखा, गुलाबी कुर्ता भी देखा। उन्होंने क्रीम कलर के कुर्ते को उलट पलट कर देखा और शायद दुकानदार से दाम भी पूछा। इसके बाद मोदी ने कपड़ों के ढेर में दबी वो जैकेट उठाई जिसे मोदी कट जैकेट कहा जाता है। गोल्डन कलर की खादी सिल्क की ये जैकेट पीएम मोदी को खूब पसंद आई। उसे हाथ में उठाकर देखा, दुकानदार से रेट पूछा। हालांकि दुकानदार लगातार मोदी को दूसरे रंगों की जैकेट भी दिखा रहे थे, लेकिन मोदी का मन तो इसी पर अटक गया और उन्होंने इस जैकेट को पैक करने को कहा। अब जरा दुकान मालिक से सुनिए, जब पीएम आए तो क्या हुआ, उन्होंने क्या पूछा, कैसे जैकेट पसंद की और कितने में खरीदी। हमारे यहाँ से कोटी खरीदा 3000 रुपये का, उसमें गवर्नमेंट डिस्काउंट हमारे यहाँ चल रहा है 20% और 2400 का उन्होंने खरीदी करी। वो सिल्क का कोटी होता है, सिल्क का कोटी पहने थे उन्होंने, खादी सिल्क का। पे मैं आपको बता दूं करीब 400 स्टॉल भी लगाए गए हैं जिसमें अलग अलग वेंडर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और मोदी ने न सिर्फ इस फेस्टिवल की शुरुआत की यहाँ पे, बल्कि वो इस फेस्टिवल के पहले खरीदार भी बने और इस ग्राम शिल्प शॉप जो है खादी विकास बोर्ड की, इस शॉप से आकर के उन्होंने एक जैकेट खरीदा। करीब 3000 रुपये का जैकेट था जिसपे उन्हें 20% डिस्काउंट भी मिला। आपको बता दें, पीएम मोदी ने जो जैकेट खरीदी उसकी कीमत 3000 रुपए है। खादी सिल्क की जैकेट पर 20% की छूट मिली है। डिस्काउंट के बाद मोदी को जैकेट 2400 रुपए की मिली। खादी के कपड़े मोदी का शौक है, इसलिए उन्होंने शॉपिंग की। लेकिन मोदी ने यहाँ एक ऐसा और काम किया जिसके लिए वो पूरे देश को कहते हैं। मोदी ने कैश की जगह कैशलेस पेमेंट की। रुपए डेबिट कार्ड दुकानदार को दिया और कार्ड का पिन डालते ही चंद सेकंड में पेमेंट हो गई। नरेंद्र मोदी ने रुपए से पे किया, यानी यहाँ पे एक मैसेज भी देने की कोशिश की। एक तो रुपए के यूज को, डिजिटल मनी के यूज को बढ़ाने के लिए उन्होंने संदेश दिया यहाँ पे लोगों को। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि खादी की बात उन्होंने अपने भाषण में भी कही कि खादी को प्रमोट करके ही देश में जो छोटे कारीगर हैं, जो छोटे उत्पादक हैं, उनको समर्थन मिल सकता है और इसीलिए यहाँ खादी की एक जैकेट उन्होंने खरीदी। पेमेंट के बाद मोदी ने अपना थैला उठाया,
साथ खड़े एक अधिकारी को पकड़ाया और आगे बढ़ गए। और इस तरह खत्म हुई पीएम मोदी की शॉपिंग। मोदी की शॉपिंग की तस्वीरें पहली बार आई हैं, लेकिन वो हमेशा खादी को प्रमोट करते हैं। देशवासियों से अपील करते हैं कि वो खादी का एक कपड़ा जरूर खरीदें। प्रधानमंत्री बनने के 4 महीने बाद मोदी ने मन की बात में खादी के लिए ऐसी ही अपील देश से की थी। आपके परिवार में अनेक प्रकार के वस्त्र होंगे, अनेक प्रकार के फैब्रिक्स होंगे, अनेक कंपनियों के प्रोडक्ट होंगे। क्या उसमें एक खादी का नहीं हो सकता क्या? मैं आपको खादीधारी बनने के लिए नहीं कह रहा हूं, आप पूर्ण खादीधारी होने का व्रत करें ये भी नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि कम से कम एक चीज, भले हैंडकरचीफ हो, भले घर में नहाने का तौलिया हो, भले हो सकता है बेडशीट हो, तकिए का कवर हो, पर्दा हो, कुछ तो भी हो। शॉपिंग फेस्टिवल में स्टॉल लगाने वाले दुकान मालिक भी मानते हैं कि पीएम मोदी के खादी पहनने और उसे प्रमोट करने से खादी की बिक्री बढ़ी है, और ये बात उन्होंने खुद मोदी को भी बताई। उन्होंने पूछा कि बिक्री का खादी का भी कैसा काम चल रहा है, उन्होंने वो पूछा तो हमने भी बताया कि नहीं, आपके जो आप खादी पहनते और मन की बात में आप बता रहे तो उसको पब्लिक आज फैशन में भी खादी पहनती है और अच्छा प्रोत्साहन चलते हैं। अहमदाबाद शॉपिंग फेस्टिवल में ही मोदी ने हजारों लोगों के सामने एक बार फिर दोहराया कि सरकार की कोशिशों से खादी हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अब फैशन स्टेटमेंट बन गई है। हमारी सरकार ने खादी को फिर से शिखर पर ले जाने का बीड़ा उठाया और आज सरकार की नीतियों का ही नतीजा है कि खादी देश के साथ साथ विदेश के फैशन का भी हिस्सा बन चुका है। आज देश में खादी की अभूतपूर्व बिक्री हो रही है। साथियों, सरकार पूरी निष्ठा के साथ आप सभी की आकांक्षाओं को साकार करने में जुटी है। यकीनन जो खादी खत्म होने के कगार पर थी, मोदी ने उसे फिर से मार्केट में जिंदा कर दिया है। न सिर्फ जिंदा किया है बल्कि खादी अब फिर से फैशन में लौट आई है। और मोदी की ये तस्वीरें लोगों में खादी को लेकर शौक जरूर जगाएंगी। निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, अहमदाबाद। आपको दिखाते हैं यूपी के बहराइच से आई कुछ तस्वीरें, जहां गांव के लोगों में एक तेंदुए की दहशत है। तेंदुआ गांव के खेतों में बेखौफ घूम रहा है। वन विभाग की टीम जब तेंदुए को पकड़ने पहुंची तो तेंदुए ने टीम पर भी हमला कर दिया। तेंदुए के हमले में एक रेंजर घायल हुआ है। गांव के लोग यूं ही नहीं डरे हुए, तेंदुआ इंसानों पर लगातार हमला कर रहा है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि तेंदुओं ने खेत में लगे आदमकद पुतले पर भी हमला कर दिया। ये तेंदुआ सरसों के खेत में कहीं छिपा हुआ। वन विभाग की टीम अभी तक उसे पकड़ नहीं पाई है और उसे ढूंढने की और पकड़ने की कोशिशें जारी हैं। आज मोदी सरकार ने दावा किया कि 100 दिनों में करीब 7 लाख लोगों को नमो केयर से फायदा हुआ। दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स ने आयुष्मान योजना पर मोदी सरकार की पीठ ठोकी। सुनिए नमो केयर के बारे में नरेंद्र मोदी खुद क्या कहते हैं। सिर्फ 100 दिन के भीतर ही 7 लाख गरीबों का अस्पताल में मुफ्त इलाज सुनिश्चित हुआ। महज 100 दिन के अंदर ऐसा कमाल हुआ कि दुनिया दंग रह गई। ऐसा धमाल हुआ जिसके गूंज 7 समंदर पार तक सुनाई पड़ी। संदेशा अमेरिका से आया। दुनिया के सबसे बड़े रईसों में एक माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स ने लिखा कि हिंदुस्तान की सरकार ने तो बेमिसाल काम कर दिया। आयुष्मान एनएचए के 100 दिन पूरे होने पर भारत सरकार को बधाई। यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि अब तक इतनी बड़ी तादाद में लोग इस योजना का फायदा उठा चुके हैं। आयुष्मान भारत की तारीफ में जो बातें बिल गेट्स ने बताई हैं, वही बात कल अहमदाबाद में प्रधानमंत्री मोदी ने भी कही। मोदी ने कहा कि जिसका न घर गिरवी रखना पड़ रहा है, न जमीन बेचना पड़ रहा है, फिर भी हर गरीब का इलाज हो रहा है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने बहुत ही कम समय में गरीब से गरीब के भीतर स्वास्थ्य के संबंध में सुरक्षा का भाव जगाया। आज देश के करीब
50 करोड़ गरीब भाई बहनों को ये विश्वास मिला है कि गंभीर बीमारी की स्थिति में सरकार उसके साथ खड़ी है। उसको अपना घर, जमीन गिरवी रखने की जरूरत न है। पैसा न भी हो तो भी वो स्वस्थ हो सकता है, ये विश्वास आज हर गरीब को मिला है। आयुष्मान भारत योजना की तारीफ सिर्फ बिल गेट्स ने ही नहीं की। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के डायरेक्टर जनरल भी कुछ दिनों पहले इस स्कीम की तारीफों के पुल बांध चुके हैं। आखिर दुनिया इस योजना पर फिदा क्यों है? ऐसा कौन सा कमाल हो गया कि अमेरिका तक इसकी खबर पहुंच गई? इस सवाल का जवाब है वो आंकड़ा जो वाकई चौंकाने वाला है।